PHDE 143 चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 क्या है? सेवा सदन के कथनांक और अंतर वस्तु। यहाँ पर जो पूछा जाता है कि जो सेवा सदन है उसकी कथानक का मतलब हो कि जो सेवा सदन है उसकी कथा बताओ, उस कहानी में क्या है, उसके बारे में आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कथानक और अंतर वस्तु का मतलब होता है कि उसके अंदर में क्या है, इंटरनली उसमें किस चीज़ के बारे में बातें की जा रही है या उसका परिदृश्य क्या, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें जैसे हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मेरी तरफ से अगर आप जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान से देखना 2.3 सेवा सदन कथानक की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। और एक काम करो 2.4 सेवा सदन की अंतर वस्तु, इसको लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो ही चैप्टर जो ही चीज़ें का है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.3 एंड 2.4 यही ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है और यही एग्जाम में आता भी है। लेकिन जो 2.2 है इस कहानी के बारे में इसमें बताया गया। कहानी को एक बार एक काम करो जैसे कहानी को एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, जब आप कहानी को पूरा रीड करेंगे, जब आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इस कहानी में है और क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद 2.3 और 2.4 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, वो पूछेंगे सेवा सदन की अंतर वस्तु की विवेचना कीजिए या सेवा सदन अंतर वस्तु की व्याख्या कीजिए, 16 नंबर। तो इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कई बार पूछेंगे सेवा सदन के कथानक की विशेषताएं बताइए, 16 नंबर, यानी 16 मार्क्स का आना, 16 नंबर का आना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपका जिक्र किया, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो है सेवा सदन की कथा को देखते हैं, यानी सेवा सदन आखिर ये जो कहानी है, एक कथा का मतलब होता है कहानी। सेवा सदन जो प्रेमचंद का उपन्यास है इसकी कहानी क्या है, तो कहानी को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन सन 1918 में हुआ। क्या? सेवा सदन जो उपन्यास है इसका प्रकाशन का मतलब होता है 1918 में सेवा सदन जो थी वो छपी भाई। इससे पहले इसे प्रेमचंद पहले 1916 में उर्दू में बाजार हुस्न नाम से लिख चुके थे। मैंने वही बताया था कि प्रेमचंद्र जो हैं वो अगर कोई भी चीज लिखते हैं तो सबसे पहले किस में लिखते हैं भैया, वो उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में क्या छपा था? बाजार हुस्न। ठीक है, और वही जो सेवा सदन उसी जो बाजार हुस्न होता है जो 1916 में उर्दू में छपता है, वही आकर के हिंदी में एक उपन्यास छपता है जिसका नाम ट्रांसलेट करके क्या बनता है? सेवा सदन। इसे प्रेमचंद का पहला यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रेमचंद का पहला यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब भाई मेरे रियलिटी, सच्चाई है, रियल था, सच्चाई थी। ठीक है, सच्चाई इसे बोला जाता है। इसमें प्रेमचंद का स्त्री के दुखों और संघर्षों का चित्रण सेवा सदन में किया गया है। पहला पॉइंट क्या है? सेवा सदन जो उपन्यास है इसमें प्रेमचंद क्या करते हैं? स्त्री के जो दुख हैं, ठीक है, यानी स्त्री के जो दुख हैं, जो संघर्ष है, उन दुखों और संघर्षों की कहानी है। ठीक है, महिला के दुखों और संघर्षों की कहानी इसमें बताया गया। प्रेमचंद यहाँ भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का बहुविध चित्रण करते हैं, यानी हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति बनी है उसका चित्रण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वह परिवार, समाज, बाजार और राजनीति में स्त्रियों की प्रचलित छवि का यथार्थ चित्रण करते हैं। हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है कैसी है, परिवार में महिला की भाई स्थिति कैसे है, समाज में, बाजार में, राजनीति में, इन सभी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, इन सभी चीजों का क्या करते हैं? यथार्थ चित्रण। यथार्थ चित्रण का मतलब होता है सच्चाई, झूठा नहीं, झूठ मूठ का नहीं, रियल में, यानी रियल एग्जाम्पल देकर के बताते हैं। ठीक है, सुमन, भोली, सुभद्रा जैसे प्रमुख पात्र तथा गीतांजलि, शांता और जानवी जैसे गौण पात्रों से स्त्रियों के विविध रूप को दर्शाने का प्रयास किया। यानी इसमें जो सुमन है, जो भोली और जो सुभद्रा हैं, इसके प्रमुख पात्र हैं। गंगाजली जो है, शांता और जानवी जो है, एक क्या है इसमें गौण पात्र का मतलब होता है उनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। देखो इन महिलाओं के माध्यम से उन्हें बताया, मैंने बोला है कि जो वैश्याओं के ऊपर उन्होंने प्रेमचंद ने जिसको लिख रखा है, बताया था ना कि जो क्या मैंने आपको नाम बताया था ना, जो सुमन है उसकी शादी हो जाती है ना, बताया था ना, वही उसी कहानी को बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसका जो ये देखो, इतना अगर आपसे पूछा गया सेवा सदन की कथा, तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन है क्या जाएगा? ये भूमिका में चला जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो सेक्शन है, आदि के ऊपर जितना सेक्शन लिख रखा है ये भूमिका, इसी में से आप विशेषता भी समझ सकते हो। विशेषता हमें क्या दिखाई देती है?
अगर हम सेवा सदन की प्रमुख विशेषता देखें तो प्रेमचंद्र सेवा सदन में यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का पहला अगर यथार्थवादी उपन्यास की बात करें तो भैया सेवा सदन है। दूसरा, सेवा सदन में प्रेमचंद्र स्त्रियों के दुखों और संघर्षों का चित्रण करते हैं। महिला के जीवन में दुख क्या है या संघर्ष क्या है, तकलीफ क्या है, उसका चित्रण करते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। या कह सकते हो कि प्रेमचंद्र इसमें परिवार में, समाज में, राजनीति में महिलाओं की स्त्री क्या है इसका भी वो क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, यानी कह सकते हैं उसके बारे में बताते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सारे क्या इसकी विशेषता ही है, इसके पॉइंट ही हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट निकाल सकते हो, चाहे आप पॉइंट निकाल के लिखो चाहे आप वैसे लाइन में लिखो। तो हर चीज को जब आप पॉइंट आउट नहीं करोगे और एक लाइन को निकाल करके नहीं रखोगे तो एक एक लाइन को निकालना सीखे। ठीक है, जैसे मैंने एक पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को तोड़िए। ठीक है, जब हम पैराग्राफ को तोड़ते हैं जिसमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जो अलग से निकलती हैं, तो उसी हिसाब से हो गया। अब देखो, आदि का मतलब होता है इसका उपन्यास की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, की जो शुरुआत की गई सबसे पहले इसमें पहला शुरू आदि जो है, देखो उपन्यास पुलिस के दरोगा कृष्णचंद्र के वर्णन से आरंभ होता है, जो अपने विभाग से सम्मानित और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इस सुमन के जो पिताजी थे, मैंने बताया था ना जब प्रेमचंद का उपन्यास कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि जो दरोगा थे क्या थे, कृष्णचंद्र, उनका वर्णन शुरुआत में यहीं से शुरू होता है उपन्यास में। वह पुलिस विभाग में क्या थे भाई, क्या थे, दरोगा थे और काफी ईमानदार थे और काफी सम्मानित थे। वह दूसरे पुलिस अधिकारियों की तरह घूस नहीं लेते थे। ठीक है, यानी घूस लेने का मतलब वो पैसे नहीं लेते थे। ठीक है, सरकार से मिलने वाले वेतन पर ही अपना जीवन यापन करते थे, यानी जो सैलरी मिलती थी उसी सैलरी से अपना जीवन चलाते थे, अपना घर चलाते थे। यानी आप कह सकते हो कि वो रिश्वत नहीं लेते थे। घूस का मतलब होता है भाई मेरे रिश्वत लेना। ठीक है, उनके घूस जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है। ठीक है, उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां सुमन और शांता हैं। यानी उनके परिवार में अगर बात करें, जो कृष्णचंद्र जो दारोगा हैं, जो बड़े ईमानदार माने जाते हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके परिवार में क्या है, उनकी एक पत्नी है, उनकी दो बेटियां सुमन और शांता। जब सुमन का विवाह योग्य हो गई तब कृष्णचंद्र के सामने समस्या आई कि विवाह के लिए दहेज का प्रबंध करे। देखो, जब जो कृष्णचंद्र जो दारोगा है, बड़े ईमानदार माने जाते हैं, पुलिस विभाग में दरोगा है भाई, उनकी जब बेटी जो होती है, जो उनकी जो बड़ी बेटी है सुमन, जब वह बड़ी होती है तो भाई उसकी बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी करनी थी, और बेटी की जब शादी करनी है तो सबसे बड़ी समस्या है कि दहेज का प्रबंध किया जाए। ठीक है, क्योंकि दहेज लगेगा। वह इसे उपापोह में कि यह प्रबंध कैसे करें, यानी उनको बड़ी समस्या आती है। देखो, पुलिस में नौकरी करते हैं, रिश्वत लेते नहीं हैं, जो वेतन मिलता है उसी से घर चलाते हैं। अब भाई आप ऊपर का पैसा तो आता नहीं था, तो यानी कह सकते हैं कि दहेज का प्रबंध करना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या क्यों बन गई? क्योंकि वह ईमानदार अफसर, पुलिस अफसर थे, दरोगा थे, रिश्वत लेते नहीं थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पुलिस महकमा से जो सैलरी मिलती थी उसी सैलरी में अपना घर चलाते थे। और जब उसी में अपना भैया घर चलाते थे तो लड़की की शादी आ गई, लड़की बड़ी हो गई सुमन, उनकी बिटिया, और जब बिटिया बड़ी हो गई तो आपको पता है कि हमारे समाज में दहेज लगेगा, और दहेज उनके पास ज़्यादा था नहीं, इसलिए अब इस समस्या की दहेज का भैया प्रबंध कैसे किया जाए। उधर उनके क्षेत्र में क्या कहते हैं, उनका जो क्षेत्र था, उधर उनके क्षेत्र में एक बड़ा महंत और जागीरदार रामदास है, जो ऊंची पहुंच वाला है। यानी उनके क्षेत्र में क्या था, एक महंत, एक जागीरदार होता था जो ऊंची पहुंच वाला था। पहुंच का मतलब होता कि उसकी शोर सिफारिश बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसका कारोबार श्री बांके बिहारी लाल के नाम से चलता था। ये भगवान है, बांके बिहारी लाल के नाम से चलाता था। ठीक है, कृष्ण भगवान के नाम। वह लोगों को सूद पर धन देता था। सूद का मतलब ये ब्याज पर देता था ना, ब्याज पर पैसे देता था, और कर भी उगाता था, यानी कर का मतलब टैक्स भी लेता था वो। उसके यहाँ अखाड़े में लठैत और मुस्टंडे साधु हमेशा होते हैं जो उनकी सत्ता को चलाने में मदद करते थे। अब भाई एक बात बताओ, तुम ब्याज पर पैसा देते हो तो बहुत सारा लोग ब्याज पर पैसा तो देगा नहीं, तो क्या करते थे, उसके लिए अखाड़े में लठैत रखता था। लठैत का मतलब मुस्टंडे, यानी पहलवान वहलवान, जैसे आज बाउंसर आउंसर आप सब देखते होगे ना, कि भाई अगर आपको मान लो कि तुमने किसी को पैसा दे दिया है, तुम पैसे पर ब्याज पर पैसे देते हो, तो बहुत कुछ लोग तो पैसा दे देंगे, कुछ लोग पैसा ही नहीं उल्टा करेंगे, तो उनके लिए करना पड़ा कि उनको डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करते थे, उनके अखाड़े में लठैत और मुस्टंडे साधु हमेशा रहते थे जो उनकी सत्ता को चलाने में मदद करते थे। सत्ता चलाने में मदद करने का मतलब होता कि पैसा जो उगाने में उनकी हेल्प करते थे।
इलाके के किसी भी नागरिक में यह साहस ना था कि वह महंत को किसी बात को ना कर सके। यानी उनके पूरे इलाके में अगर बात करें, जो महंत रामदास हैं उनकी तूती बोलती थी, कोई उनको बात को मना नहीं करने वाला था। यहां तक कि महंत से बैर लेकर उस इलाके में रहना भी असंभव था। यानी महंत इतना पावरफुल हैं रामदास कि उनसे बैर रखना भी, उस इलाके में रहना बहुत मुश्किल का कार्य था। एक दिन यह घटना हो गई कि महंत के करीदारों ने इलाके में एक बूढ़े आसामी चेते को करना देने के कारण हाथ पैर बांधकर खूब पीटा था। यानी क्या था कि एक महंत के पास में क्या इलाका था, वहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसने कर लिया था, यानी लोन लिया था, पैसे लिए थे उनसे, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए। तो कारण क्या था, उसके जो मुस्टंडे होते हैं, जो उनके आदमी होते आते हैं, उसको बहुत मारते हैं। रात भर उसने दम तोड़ दिया। क्या था, रात भर इतना भैया मार दिया कि उसने बेचारे ने दम तोड़ दिया। प्रेमचंद ने उपन्यास का वर्णन किया। दरोगा रामकृष्ण को मालूम है मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी है। पास कैसे भेज दी? अरे भैया उसको मार दिया, पीट दिया ना उनके आदमियों ने, बेचारा मर गया। अब मर गया तो इसका मतलब क्या है कि अब वो सीधे जो जागीरदार हैं, जो रामदास हैं, अब पुलिस महकमे को पैसा देंगे ना, उनके आदमियों ने तो मार दिए भाई, तो अब पैसा वैसा देगा छोड़ने के लिए। हकीकत करने चले, लेकिन महंत जी उसी इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दरोगा की कोई गवाही ना मिल सकी। यानी कह सकते कि जो दरोगा है उनको गवाही तक नहीं मिलती। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृत्तांत कह जाते थे, पर कोई बयान नहीं देता था। यानी कह सकते हैं कि रामदास के खिलाफ पुलिस में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है भाई। आखिरकार दरोगा कृष्णचंद्र ने कुछ गवाह तैयार किए। जो दरोगा हैं कृष्णचंद्र, उन्होंने बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं, कुछ गवाही तैयार करते हैं, गवाह तैयार किए। ठीक है। और इस स्थिति में महंत थोड़ा भयभीत हुआ। अंततः उसने अपने मुख्तर से माध्यम से रिश्वत देकर मामला समाप्त करना चाहा। यानी वो क्या भाई, उनको जो दरोगा हैं, जो कृष्णचंद्र हैं, जो सुमन के पिताजी हैं, उनको उन्होंने सोचा कि भाई पैसा दे देते हैं। पहले तो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब उनके गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं था, उन्होंने अब किया क्या, उसको थोड़ा बहुत पैसे दे दिए। ठीक है, पैसे दे दिए ताकि वो काम चल सके। ठीक है। अब उसने गवाह तैयार कर लिए दरोगा ने, तो उसने बोला चलो पैसे से काम करवाते हैं, अवसर मिला। ठीक है। अंततः उसने अपने रिश्वत देने के मामले देकर मामला समाप्त करना चाहा। किसने? जो जागीरदार हैं रामदास। कृष्णचंद्र को भी यह अवसर यही था। 3000 में मामला तय हुआ, लेकिन मुख्तर ने अपने हक के 5 रुपए सैकड़ा रकम की मांग की, जिसे दरोगा ने ठुकरा दिया था। यानी जो ये काम करवा रहा था कि वो जो सेठ रामदास हैं, जो जागीरदार हैं, पैसा देगा। यानी इनके बीच में जो बिचौलिया था, यानी पुलिस के बीच में और इनके बीच में जो करवाने वाला था, उसने मना कर दिया। उसने बोला कि 5 रुपए सैकड़ा। 5 रुपए सैकड़ा का मतलब होता है कि अगर वो आपको 100 रुपये देगा तो 5 रुपये मेरा कमीशन बनता है। ठीक है, कमीशन उसने मांगा, लेकिन जो कमीशन उसने मांगा, उसने कमीशन देने से के दरोगा ने ठुकरा दिया, मना कर दिया। वह जानते थे कि रिश्वत की कमाई अकेले हजम नहीं होती। मुख्तर ने उनके महकमे में रिश्वत की इस बात को पहुंचा दिया, जिस पर वह बड़े पुलिस अधिकारियों की गुप्त हकीकत का मामला सही पाया गया। यानी क्या होता कि उसने जो बिचौलिया था, जो जागीरदार और पुलिस के बीच में काम करवाता, पैसे का लेन देन करवाता था, उसने बोला कि भाई हमें थोड़ा सा कमीशन दे दो। कमीशन दिया नहीं तो उसने पुलिस महकमे में जाकर के फैला दिया कि वो क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ये रिश्वत ले रहे हैं। फिर इसकी जांच की गई। जब इसकी जांच की गई तो क्या होता है, मामला सही पाया गया। ठीक सुमन की शादी के तिलक जाने की क्या कि जब उसकी जो तिलक होती है, इनकी जो लड़की है, ठीक सुमन की शादी के तिलक जाने की साहित्य में पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने दरोगा कृष्णचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। 2-3 महीने मुकदमे के बाद अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए और दोनों चूल्हे को काले पानी का दंड मिला। उधर कृष्णचंद्र की पत्नी गंगाजली और उनकी 2 पुत्रियां को गंगाजली के भाई उमानाथ अपने साथ अपने घर ले गया। सुमन का विवाह यहाँ रहने वाला था, वह उसका संबंध टूट गया। और अब आगे क्या होता है, देखो यहाँ पर सुनो क्या होता है कि जो सुमन के पिताजी हैं, ठीक है, कृष्णचंद्र जो हैं, इनको क्या होता कि पुलिस में फंस जाते हैं, करप्शन में आ जाते, चार्ज लग जाता है। ठीक है,
यानी रिश्वत ले लेते हैं। और बाद में जो बिचौलिया था वो कहता भाई थोड़ा बहुत पैसा दे दो, हम काम करवा देंगे, लेकिन काम बनता नहीं है। और उसमें क्या होता है कि इनकी जो लड़की की शादी थी, शादी टूट जाती है, लड़की की शादी होती नहीं। इस वजह से क्या होता है कि दौड़ धूप कर उमाकांत ने एक विधुर गजाधर से सुमन का विवाह करवा देता है। गजाधर क्या है, एक आदमी था जो जिसकी पत्नी मर चुकी थी। मैंने बता दिया था ना शुरुआती में जब चैप्टर चला था, वहाँ पर मैंने बताया था ना कि उससे क्या करवाते थे, गजाधर से अपनी लड़की की जो शादी है सुमन की करवा दी जाती है। ठीक है, दहेज नहीं दे पाते हैं। एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं, दरोगा थे, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं बेचारे, लड़की की शादी करनी तो रिश्वत लेने का काम करते हैं। रिश्वत लेते हैं, लेकिन रिश्वत में बेचारे फंस जाते हैं। बिचौलिया मांगता है 5% कमीशन दे दो, नहीं देते हैं, और वो पुलिस महकमे में बात पहुंचा देता है। जांच होती है, जांच में पकड़े जाते हैं और 5 साल के लिए जेल हो जाती है। इस परिस्थिति में घर की स्थिति खराब हो जाती है और उनकी जो बेटी और जो सुमन थी उसकी शादी एक विधुर से इसकी शादी हो जाती, सुमन का विवाह कर दिया गया। ठीक, आगे देखो इस कहानी का विकास कैसे होता है, यानी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। देखो, सुमन का पति गजाधर बनारस में 15 रुपये मासिक की कलर की नौकरी करता था। यानी सुमन का जो पति था गजाधर था, 15 रुपये महीने क्या करता था, क्लर्क की नौकरी करता था। ठीक है, उसकी क्या नौकरी थी, क्लर्क की जॉब करता था, उसकी क्लर्क की नौकरी थी, और एक बहुत साधारण घर में रहता था। सुमन को यहाँ आकर बहुत धक्का लगा। उसका लालन पालन जिस सुख में हुआ उसे अच्छा खाने और पहनने की आदत थी। नहीं कह सकते हो कि उसकी जो शादी होती है एक बहुत ही ज़्यादा गरीब घर में हो जाती है। जब उसकी शादी एक गरीब घर में हुई तो क्या होती है कि बहुत साधारण घर था, गरीब फैमिली थी। उसका घर भाई जो उनके फादर थे दरोगा थे, अच्छा खासा पैसा था, तो लालन पालन का अच्छा हुआ था, अच्छा खाने को तो पहने था, यहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं। यहाँ इन परिस्थितियों में गृहस्थी में उसका निर्वाह मुश्किल हो गया। यानी अब वो गृहस्थी चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, घर चलाना मुश्किल था, क्योंकि बहुत गरीबी है। 15 रुपये महीना तो उनको मिलता है, इतनी वहाँ पर गरीबी थी। ठीक है, सुमन नवयौना थी। ठीक है, सुमन क्या, नवयौना का मतलब होता है कि एक नई लड़की है, लेकिन वो उसका जो पति है, ठीक है, जो गजाधर है, उसकी उम्र ज़्यादा है, विदुर है ना, उसकी एक बार शादी हो चुकी थी। ठीक है, नवयौना थी, एक नई लड़की थी। जिस साधारण मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले में उससे अधिकतर सुंदर स्त्री कोई न थी। यानी कह सकते जिस मोहल्ले में सुमन रहती थी उससे सुंदर कोई अच्छी नहीं थी, वो ज़्यादा अच्छी थी। ऐसे में उसका अपने यौन पर गर्व अभिमान होना किसी आश्चर्य की बात नहीं। यानी सुंदरता, अब कोई महिला जो है बहुत सुंदर है तो बताएगी ना कि मोहल्ले में मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं। इस प्रकार से उसे क्या था, बड़ा गर्व होता था इस बात को। एक तरफ यौन का गौरव, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी की रोज की मुश्किलें थी। एक तरफ वो क्या थी, काफ़ी सुंदर, सुशील, या कह सकते हो काफ़ी सुंदर थी पूरे मोहल्ले में। दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी, खाने पीने की भी उसके घर में मुश्किल है। ऐसी गृहस्थी में निर्वाह असंभव नहीं तो कठिन अवस्था था। यानी कह सकते हैं कि घर को चलाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यानी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी डाउन थी कि वह घर को चला नहीं सकती थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा उसकी घर की स्थिति खराब है। इधर सुमन के घर के सामने एक रूपजीवी वैश्या, यानी सेवा सदन उपन्यास के संदर्भ से भोली रहती थी। वहाँ पर उसके घर के पास क्या है, एक वैश्या रहती थी जिसका नाम क्या था, भोली, जिसके यहाँ नगर के बड़े लोग आते थे। उनके ठाठ बाट से सुमन को लगता था कि वैश्या होने पर भी इस औरत के सम्मान और ऐश्वर्य का कहीं अधिक है। यानी उनके जो सुमन रहती थी उन्हीं के घर के पास एक भोली थी जो वैश्या रहती थी। उसके घर पर बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग आते थे। उसको लगता था ये तो वैश्या, फिर भी इसका इतना ज़्यादा मान सम्मान है से रहती है। उसको लगता था कि भाई उसका ठाट बाट बहुत ज़्यादा है। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों के साथ गंगा से लौटते हुए सुमन का मन हुआ थोड़ी देर बनी बाग में टहला जाए। वहाँ उद्यान की सुंदर छटा के साथ सभी पशु पक्षी भी थे। सुमन इसी बगीचे में टहलने लगी। इस बीच एक बेंच देखकर उसका मन हुआ कि वहाँ कुछ देर बैठ जाए। उसके बैठते ही बगीचे के चौकीदार ने आकर उसे उठाया। कुछ देर बाद जब वह भोली ने एक वैश्या के साथ आई तो उसने बैठने दिया। क्या होता है कि वहाँ पर जो भोली थी उसे काफ़ी प्रभावित होगी। ठीक है, जो वैश्या रहती थी उसके आसपास ही ये बाग में टहल रही थी तो वहाँ पर जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ भोली आई एक वैश्या के साथ तो उसने बैठने दिया। सुमन यह सब देखकर अत्यंत कुल्पित हुई और चौकीदार से लड़ने लगी। तभी वहाँ से गुजर रही एक कार से एक सज्जन ने उनकी पत्नी, ठीक है, उनकी जो पत्नी ने सुमन की सहायता के निश्चय ही हस्तक्षेप किया और चौकीदार को डांटा।
वह लोग सुमन के मोहल्ले में ही रहते थे। सुमन को अपनी कार में बिठाकर सज्जन की पत्नी ने उनके घर तक छोड़ दिया। सुमन इन घटनाओं का असर पड़ा, यानी कह सकते कि वो बाग में टहल रही थी, वैश्या उसको डांटती है, लेकिन वहाँ पे पास से कोई गुजर रहा था, उसने कह सकते कि अपनी कार में बिठाया और सुमन को उनके घर तक छोड़ दिया। एक तो वैश्याओं को बेंच पर बैठ देने का आशय इससे समझा जा सकता है कि समाज में साधारण स्त्रियों की अपेक्षा वैश्याओं का सम्मान कहीं अधिक है। इससे उस सुमन को पता लगा कि भाई साधारण महिलाओं की अपेक्षा हमारे समाज में जो वैश्याएं हैं उनका क्या है भाई, सम्मान कहीं अधिक हमें पता चलता है। दूसरी ओर कार वाले सज्जन पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा से उनकी मित्रता हो गई। फिर यह घटना हुई कि नगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में वकील पदम सिंह जीत गए और उन्होंने इस खुशी में अपने घर भोली को मुजरे के लिए बुलाया। सुमन भी आमंत्रित थी। उसी रात क्या होता है, देखो क्या होती है, जब उसके घर पर जो वकील है पदम सिंह चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो उनके घर पर जो भोली थी उसको मुजरे के लिए बुलाया गया। सुमन भी आई थी भाई। उस रात देर तक गाने की महफिल चलती रही। उधर गजाधर अपने घर में सुमन को ना पाकर के परेशान हुआ। फिर उसे पड़ोस में दर्जिना से मालूम हुआ कि वह वकील के घर में महफिल में गई है, तो अत्यंत क्रोधित हुआ। देर रात जब सुमन लौटी तो बड़ी मुश्किल से गजाधर ने किवाड़ खोले। दोनों में विवाद हुआ और गजाधर ने सुमन को घर से निकल जाने को कहा। सुमन ने अपनी सहेली सुभद्रा के घर में आश्रय लिया, पर गजाधर ने शहर भर में विशेषकर वकील पदम सिंह के मित्र विट्ठल दास के कान भरे और वकील ने उनकी पत्नी को अपने घर में डाल दिया। सुमन को वहाँ से भी निकाल दिया, यानी कह सकते कि सुमन को क्या करता है, उसका जो हस्बैंड था भाई उसको घर से निकाल देता है। पहले उसने भोली के घर आश्रय लिया, फिर वह दाल मंडी बनारस में वैश्याओं के मोहल्ले के एक चौबारे पर जा बैठी। उधर पदम सिंह और विट्ठल को पता चला कि सुमन दाल मंडी में चली गई, तो उनके कुछ प्रयत्नों के बाद से वहां से उसे निकालकर विधवा आश्रम भेज दिया गया। सुमन की माता की मृत्यु हो चुकी थी, अब उसकी छोटी बहन शांता का विवाह होना था। पदम सिंह के छोटे भाई मदन सिंह के इकलौते बेटे सदन सिंह से उसका विवाह हुआ। जब बारात विवाह के लिए पहुंची तभी मदन सिंह को पता चले कि शांता सुमन की छोटी बहन है। उसे एक वैश्या की बहन से अपने पुत्र का विवाह करना स्वीकार नहीं था और वह बारात लौट जाती। यानी कह सकती हो कि सुमन का उसका जो हस्बैंड होता है वह उसको घर से निकाल देता है। किसी तरह वो किसी के घर पर जाती, वहाँ से भी निकल जाता है। लास्ट में भोली नाम की जो वैश्या थी उसके घर पर वो रहने लग जाती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब उसकी बेटी, जो उसकी छोटी बहन थी, ठीक है, शांता, उसकी जब शादी होती है किसके, मदन सिंह, ठीक है, मदन सिंह के बेटे से होती है, तो बाद में मदन सिंह को पता चलता है कि जो शांता है वह सुमन की छोटी बहन है और एक वैश्या की छोटी बहन से वह स्वीकार नहीं करता शादी। और बारात क्या होती है, बारात को लौटा ले जाता है भैया, बारात लौट जाती है। अगला जो पार्ट चलता है यहाँ पर, इसकी जो परिणति क्या होती है, परिणति का मतलब उसका एंडिंग क्या ऐसी है, ठीक है, इसकी जो एंडिंग है देखो इस उपन्यास की, ठीक है, देखो उपन्यास के अंतिम भागों में घटनाएं तेजी से होती हैं और उपन्यास अपनी परिणति पर पहुंच जाता है। परिणति का मतलब अंतिम लास्ट स्टेज पर या समाप्ति के स्तर पर पहुंच जाता है। सदन सिंह बारात लौट जाने से अपने पिता के निर्णय से खिन्न होकर घर छोड़ करके निकल जाता है। यानी कह सकते हो कि जो सदन सिंह जो बारात लौटा लेते हैं अपने पिता के इस निर्णय से, जो उनका लड़का है वह थोड़ा सा गुस्सा करता है और घर छोड़कर भाग जाता है। नौका चलाने का काम करने लगता है। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली और वहाँ मल्लाह का नेता बन जाता है। उधर सुमन और शांता के पिता दरोगा कृष्णचंद 4 साल का कारावास पूरा कर बाहर आते हैं, लेकिन अपनी दोनों पुत्रियों की असफल जीवन पर दुखी होकर घर छोड़ देते हैं। उधर सुमन का पति अपने वैवाहिक जीवन की असफलता पर पश्चाताप करता है और वह साधु बन जाता है। सुमन के पति गजाधर ने अपना अब नाम गजानंद रख लिया था। सन्यासी बनकर वह खुद दुखी असहाय स्त्रियों की सेवा करने लगते हैं। घर छोड़कर निकल गए कृष्णचंद्र की भेंट गजानंद से होती है। कृष्णचंद्र गजानंद के साथ रात काटने का निश्चय करते हैं, किंतु रात में चुपके से उठकर पास बह रही गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेकर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, गंगा नदी में भैया कूद जाते हैं। कौन? दोनों कह सकते हैं ससुर दामाद हैं। वही जो सुमन का जो हस्बैंड है गजानंद, जो गजाधर जो था बाद में गजानंद बन जाता, साधु बन जाता है।
और उनके जो पिता हैं वो भी घर छोड़ करके, कौन, सुमन के पिता जो दरोगा थे, ठीक है, जो रिश्वत लिया करते थे, ठीक है, वो भी साधु बन जाते हैं, ठीक है, वो भी साधु बन के घर छोड़कर वो भी चले जाते हैं। बाद में बेचारे क्या करते हैं, दोनों लोग नदी में कूद जाते हैं। इन्होंने आत्महत्या कर ली। शांता अपनी बहन सुमन के साथ विधवा आश्रम में रहने लगी। उधर म्यूनसिपालिटी में पदम सिंह का प्रस्ताव रखते हैं कि बस्तियों को शहर से बाहर रखा जाए, नहीं म्यूनसिपालिटी जो होती है वो करती है। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया सदस्य कड़ा ऐतराज रखते हैं कि इसे सांप्रदायिक रंग ना दें, यह बात बिगड़ जाती है। सुमन को विधवा आश्रम में रखने पर भी राजनीति होने लगती है और अखबारों में इसे खबरें छपती हैं। सुमन दुखी होकर अपनी बहन को लेकर आश्रम छोड़ देती है, यानी बाद में कि वो जो महिला आश्रम में रहती है वहाँ पर वैश्याओं को लेकर के रहने को लेकर के काफ़ी आपत्ति होती है, यानी वो लोग आपत्ति करते हैं कि यहाँ पर वैश्याएं नहीं रहेंगी, यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, इसको लेकर के। नदी पार करने पर के क्रम में सुमन और शांता की भेंट सदन से होती है। सदन शांता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर नदी तट पर झोपड़ी में रहने लगता। कौन? सदन सिंह। सदन वही जिसके बाप मदन सिंह बारात लेकर के लौट आए थे। सुमन की छोटी जो बहन थी, जो शांता थी, जिसकी जो शादी हो रही थी, मदन सिंह के जो बेटा था सदन सिंह मैंने बोला था घर छोड़ के चला गया था, तो नाव चलाने लग गया था, ठीक है, नाव चलाता था और नाव चलाते चलाते मल्लाहों का जो नौका चलाते हैं, नाव चलाते हैं, उनको मल्लाह बोला जाता है, मल्लाहों का नेता बन जाता है। बाद में क्या होता है कि वही जो मल्लाहों का नेता बन जाता है सदन सिंह, वही शांता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। नदी के किनारे भाई मेरे झोपड़ी बना करके रहने लगता है। सुमन भी इनके साथ रहने लग जाती है। यहाँ मल्लाह लोग एक वैश्या यानी सुमन को रखने पर ऐतराज करते हैं। जब शांता एक बेटे को जन्म देती है तो सदन के माता पिता वहां आते हैं, तो सुमन झोपड़ी छोड़ देती है। सुमन को आगे रास्ता में एक साधु मिलते हैं, तो उसे मालूम ना था कि वह साधु गजाधर ही है। गजानंद बनकर पदम सिंह की सहायता से एक आश्रम बनाकर युवतियों को संरक्षण देने लगते हैं। सुमन इसे सेवा सदन आश्रम से जुड़ जाती है। अब यह ऐसी 50 युवतियां हो जाती हैं जो सिलाई बुनाई इत्यादि कलाओं से अपना जीवन यापन कर रही होती हैं। एक दिन सुभद्रा इसे सेवा सदन में आती है, तो वह सुमन की कार्य कुशलता देख करके चकित हो जाती है। सुमन सेवा कार्य में अपना जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण कर लेती है। तो ये पूरा है कि सेवा सदन क्या होता है कि बाद में जो सुमन होती है, जो वैश्याएं होती है, वह जितनी भी थी, उनके लिए एक आश्रम बनाती हैं, उसी को सेवा सदन बोला जाता है। ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें वैश्याओं को लेकर के समाज पर प्रेमचंद्र ने इस पूरे उपन्यास को लिखा है। यह पूरा उपन्यास इसी की इर्द गिर्द घूमता। पूरे उपन्यास की मैंने आपको कहानी ही बता दी, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि सेवा सदन की विशेषताएं क्या हैं। अगर आप विशेषताओं पर बात करेंगे तो देखो किन किन बिंदुओं पर इनमें चिन्हित किया गया, जैसे हम इसको विशेषताओं को ही पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगा 2.3 सेवा सदन की कथानक विशेषताएं, यानी कथा में, यानी इस कहानी में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी खासियत है, तो उसको देखते हैं। देखो सुधारवाद, देखो क्या करें, पहले पॉइंट देखो, सुधारवाद के असर में लिखे गए इस उपन्यास में सहानुभूति तो है, किंतु अनुभूति जीवन की सच्चाई का वैसा असर नहीं है जैसा बाद में प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में प्रेमासर, रंगभूमि और गोदान में दिखाई देता है। कह रहे हैं कि सुधारवाद, यानी इससे समाज में सुधार तो जरूर होता है, लेकिन जीवन की जो सच्चाई है वैसे की वैसे ही बनी रहती है, ये कहा जा रहा है। अनेक आलोचकों ने उपन्यास को इस कसौटी पर कमजोर पाया कि व्याख्यात आलोचक रामचंद्र शर्मा प्रेमचंद जो हैं उस युग पुस्तक में लिखा सेवा सदन का मुख्य कथनक भाग यथार्थ जीवन पर बहुत सफल चित्रण करता है। यानी कह सकते हैं कि जो एक सेवा सदन है, इसका जो पहला पार्ट है, अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो वह जीवन की असली सच्चाई पर, क्या कह रहा हूँ, जीवन की असली सच्चाई पर वह प्रकाश डालता है, यानी जीवन को चित्रित करता है। सुमन वैश्य जीवन की प्रतिनिधित्व पात्र नहीं है, यानी कह सकते हैं सुमन जो है वैश्य जीवन की प्रतिनिधि पात्र नहीं है। वह थोड़े दिन तक ही वैश्य रहती है, तब भी वह वैश्याओं की तरह तन नहीं बेचती, बेचना तो दूर, वह किसी को उसे समर्पित भी नहीं करती। ऐसा होना असंभव नहीं है, लेकिन कुछ भी हो,
वहाँ भी उपन्यास का किसी विषय नहीं होता है। नहीं कह रहे कि सुमन को जो एक वैश्या के रूप में दिखाया गया है वह एक वैश्याओं को हमारे समाज में प्रतिनिधित्व करती हुई हमें नजर नहीं आती है जिस रूप में उसे नजर आना चाहिए था। ना तो अपने शरीर को बेचती है, अगर वह बेचती नहीं तो वह किसी को समर्पित भी नहीं करती है जिसे आमतौर पर वैश्याएं करती हैं। ठीक है, सुमन के संघर्ष और दुखों की कथा कम रोमांचकारी नहीं, यानी कह सकते हैं जो सुमन के जो दुख हैं जो संघर्ष हैं वो कम रोमांचकारी नहीं है। वह नारी है इसलिए उसके कष्ट और उसके संघर्ष होकर भी उससे दूर रहते हैं। हिंदी कथा साहित्य की वह पहली नारी है जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष की डगर पर पांव उठाती है। नहीं कह सकते कि आपने आत्मसम्मान के बचाने के लिए वह लगातार प्रयासरत रहती है। आलोचक विजय मोहन सिंह सेवा सदन के विषय में लिखते हैं, सेवा सदन ऐसी ही हिंदी उर्दू के अंत में मिटाने वाली है, कथा भाषा लेकर के आए। प्रेमचंद एक स्वाभाविक किस्सा गोई तो थे ही, उनकी कथा भाषा ने सेवा सदन के रूप के पक्षों को चमका दिया। नहीं कहते कि जो प्रेमचंद है वो कहानियों को सुनाने वाला, किस्सा गोई का मतलब है जो किस्से सुनाता, कहानियां सुनाता। प्रेमचंद हमें कहानियों को सुनाने वाले दिखाई जरूर देते हैं लेकिन इसके माध्यम से वह हमारे समाज को भी, क्या कह रहा हूँ, हमारे समाज को भी संदेश देते हुए हमें नजर आते हैं। कौन? प्रेमचंद। किंतु विचार तथा वस्तु तत्व के रूप में देखें तो सेवा सदन की समस्याएं और उनके समाधान बहुत स्थूल किस्म के हैं। यानी इसमें अगर हम समाधान की बात करें तो स्थूल यानी एक तरफ रुके हुए स्थूल हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते। जाहिर तौर पर वह अपने समय के सुधारवादी आंदोलन के लिए गए। नहीं कह सकते सुधारवादी जो आंदोलन है उसमें हमें दिखाई देता है। मानव उपन्यास की नायिका सुमन के पिता को आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त होकर भ्रष्ट होने पर मजबूर होना पड़ा और आगे चलकर सुमन को भी विवाह उपरांत वैसा होने पर मजबूर होना पड़ा। किंतु एक कथा में इतनी अतिशय और अतिरंजना के साथ व्यक्त किया गया कि आज से सजग होकर पाठक एक सामाजिक फिल्मी कथा की तरह लगता है। नहीं कह रहे हैं कि ये जो कहानी प्रेमचंद्र लिख रहे हैं वो फिल्मी हमें दिखाई देती है। फिल्मी की दिखाई देती है। एक पिता है, ठीक है, एक पिता है, सुमन के पिता पुलिस में दरोगा हैं, ठीक है, बहुत ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, करप्शन फ्री हैं और अच्छी खासी छवि है, ठीक है, और अब जो सैलरी मिलती है उसी से अपना जीवन चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सुमन के पिता हैं, जब उनकी बड़ी बेटी बड़ी होती है तो उसी बेटी की शादी के लिए वह रिश्वत लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं तो रिश्वत लेकर के वो काम करते हैं। बाद में उसे फंसते हैं और बाद में क्या होता है कि उनकी बेटी, जब वो जेल चले जाते हैं सुमन के पिता रिश्वत लेते हुए, तो उनकी बेटी की शादी क्या होती है, एक विधुर से हो जाती है, यानी जिसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी थी, यानी दूसरे ऐसे व्यक्ति से हो जाती जो उसके योग्य नहीं था, उससे शादी हो जाती है, ठीक है। अब उससे जब शादी हो जाती है तो उसको घर से निकाल देता है। ऐसी परिस्थिति में जो सुमन होती है एक वैश्या के रूप में आ जाती है, वो काम करने लग जाती है। इससे कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र की ये जो कहानी सेवा सदन है ये हमें फिल्मी टाइप से लगती है, जिसमें इतना ज्यादा घटनाक्रम या इतनी ज्यादा अतिरंजना व्यक्त किया गया। आज इसे सजग होकर के पाठक एक सामाजिक फिल्मी कथा की तरह लगता है। स्पष्ट उस समय तक समाजशास्त्र और सामाजिक चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ कि वैश्या बनने या होने के जटिल मनोवैज्ञानिक कारणों को समझ सके। कह रहे हैं कि उस समय का जो समाज था, प्रेमचंद्र जी अभी कहानी लिख रहे हैं, उस समय का जो समाज था वह हमारा समाज इतना विकसित नहीं था या हमारा समाज इतना डेवलप नहीं था कि वह कि एक लड़की वैश्या क्यों बन रही है, या कह सकते हैं कि इन जटिल मनोवैज्ञानिक जो कारण है इसके, उनको समझने में हमारा समाज उतना ज़्यादा हमें सफल नहीं दिखाई देता है। आप समझ रहे हो कि एक पिता रिश्वत लेते हैं, पिता फंस जाता है रिश्वत लेते, उसको जेल हो जाती है 5 साल की। उस लड़की की शादी, उसकी बेटी की जो शादी क्या होती है, एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो गजाधर है। वो क्या है, बहुत आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, उसकी शादी हो चुकी है, पत्नी मर चुकी थी, दोबारा ये नहीं कह सकती। सुमन की जो शादी होती है एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो उसके योग्य नहीं है और बाद में उसको घर से निकाल देता है। जब उसको घर से निकाल देता है तो उसको कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिलता है, ठीक है। जब उसको कहीं पर भी ठिकाना नहीं मिलता है तो लास्ट में क्या होता है कि वो वैश्या बन जाती है। इन मनोवैज्ञानिक कारण को समझा जा सकता है। देखो, संक्षेप में इन विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदु द्वारा हम चित्रित कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं जिसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं या इसको हम चित्रित कर सकते हैं। पहला जो बात रहे, स्त्री जीवन के संघर्षों की यथार्थ चित्रण, यानी कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र इस उपन्यास में स्त्री जीवन का जो संघर्ष है उसका चित्रण करते हुए हमें नजर आते। पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
चरित्र में विश्वसनीयता, यानी यहाँ पर जो कैरेक्टर बताए गए हैं, जो चरित्र बताए गए हैं, वह चरित्र क्या है, विश्वसनीय हैं। ठीक है। सामंती संस्कारों पर यहाँ कह सकते हैं जो हमारे घरों में संस्कार हैं उन पर एक प्रकार से प्रहार करते नजर आते हैं। जो हमें जो पुलिस दरोगा हमें बिल्कुल सही दिखाई देता है, ईमानदार था, लेकिन वही बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने की रिश्वत नहीं लिख जाता, तो यानी हमारे संस्कारों पर प्रहार है। सामाजिक कुरीतियों को बताए, नहीं हमारा समाज में जो कुरीतियां हैं उन सामाजिक कुरीतियों को भी यहाँ पर उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट, सरल सहज भाषा और कथनक भाषा, यानी प्रेमचंद्र जी जो हैं इसमें जिन भाषाओं का प्रयोग किया है वह सरल है, सरज है, सरस है, आसान है, सभी लोग समझ सकते हैं। और कथानक यानी कथाओं में या कहानियों में जिस प्रकार की भाषा या लैंग्वेज यूज की जाती है उसी प्रकार की भाषा हमें इसमें दिखाई देती है या प्रस्तुत होती हमें दिख रही है। कहना ना होगा कि तिलिस्मी और नैतिक शिक्षा के बोझ से तले हिंदी उपन्यासों की दुनिया में सेवा सदन ने एक नया सुगंध झोंका था। नहीं कह सकते कि अभी तक जो उपन्यास थे उसमें जो सेवा सदन है वो काफ़ी बेहतर था, जो एक नया चीज़ थी जिसने वस्तु और रूप दोनों स्तरों पर पाठकों को प्रभावित किया। कह सकते हैं कि अगर हम वस्तु की बात करें या हम रूप की बात करें, दोनों रूपों में इसने क्या किया है, जो पाठक हैं उनको काफ़ी भी प्रभावित किया है। प्रेमचंद्र के युग निर्माता कहने से तात्पर्य भी उनके ऐसे योगदान को स्वीकार करना जिनके कारण हिंदी पाठक समाज में साहित्य के माध्यम से जीवन और समाज के प्रति गहरा बोध नहीं कह सकते कि प्रेमचंद्र के अगर हम उपन्यासों को पढ़ते हैं कि हमारा समाज के प्रति और जीवन के प्रति हमारा जो बोध है वह हमें गहरा उत्पन्न होता है। सुमन जैसे चरित्रों ने स्त्री मुक्ति की नई राह खोली, यानी सुमन जैसे जो चरित्र है वह स्त्री मुक्ति यानी स्त्री क्या कर सकती है, यानी उसके राह खोलने में काम किया है। विवाह संस्था के प्रचलित स्वरूप पर सवाल, जो शादी है, शादी में जिस प्रकार से भैया विवाह हमारे समाज में रहा और इसमें जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा पर भी एक प्रकार से आरोप लगते हुए हमें समाज में दिखता है। उस युग की असली सामाजिक जरूरत भी कही जा सकती है, यानी कह सकते हो कि हमारे समाज में जब उपन्यास, ये कह सकती हूँ कि 1917 में या 1918 में जब प्रेमचंद उपन्यास, उस समय भी हमारे समाज में दहेज प्रथा चलती थी और आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा चल रही है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इस समाज में दहेज प्रथा हमेशा थी, बनी है और बनी रहेगी। वह समाज तो जिस हिसाब से होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से सामाजिक जो कुरीतियां हैं और समाज में जो रियलिटी है, सच्चाई है, यथार्थवादी उपन्यास उन्होंने लिखने का प्रयास किया। पूरा जो उनका उपन्यास है वह यथार्थवादी हमें दिखाई देता है या मालूम पड़ता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, अगला जो पॉइंट है सेवा सदन की अंतर वस्तु 2.4 जो रहेगा सेवा सदन की अंतर वस्तु में देखिएगा, पहला पॉइंट क्या रहेगा, प्रेमचंद्र और स्त्री समस्या, यानी सेवा सदन की अंतर वस्तु में देखें तो प्रेमचंद्र क्या है, स्त्री समस्याओं पर विचार करते हुए हमें नजर आते हैं। देखो, स्त्री पुरुष समानता पर प्रेमचंद के विचार आधुनिक और प्रगतिशील, यानी स्त्री पुरुष की जो समानता है उस पर प्रेमचंद जी के विचार हैं वह क्या है, प्रगतिशील हैं, काफ़ी अच्छे हैं। विविध प्रसंग में उनके एक निबंध में आया है कि अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि स्त्री और पुरुष दोनों समानता के अधिकार। ये प्रेमचंद्र जी ने जब इस प्रकार के उपन्यासों को लिखा तब हमारे समाज में एक रूप ये आया कि महिला और जो पुरुष हैं दोनों को समानता के अधिकार होने चाहिए। अभी तो यह हाल ही किए कि पुरुष में चाहे जितने दोष हों, वह चाहे कितना ही लंपट हो, वह कितना ही अत्याचार करे, औरत के लिए कहीं त्रय नहीं है, वह उसकी खबर लेने को छोड़ दे, अपनी दूसरी शादी कर लेता है, किंतु स्त्री पर उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी महिलाओं की जो समस्या है उन समस्याओं को, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा है कि प्रेमचंद जो है आते हैं बनारस से और बनारस से आते समय वो इन शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की भाषा है। ठीक है, जब कोई रचनाकार अपनी रचना को लिखता है तो अपनी अक्खड़ बोली में जब वो लिखता है, ठीक है, ताकि वह पाठक को आकर्षित करे। इस समय लंपट शब्द या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते प्रेमचंद हो या कोई भी उपन्यासकार हो, चाहे आप किसी को उठा करके देख लेना, सभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे ताकि वह समाज को जोड़ सके। क्योंकि जब वह समाज के जैसे भाषा नहीं बोलेगा, जैसे कोई व्यक्ति है और तुम्हारी जैसे भाषा बोलेगा तो आपको ये लगेगा कि हमारे ही पास का कोई इंसान है बोल रहा है, ठीक है, दूर का नहीं लगेगा। इसीलिए जितने भी रचनाकार हो, कोई भी हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, देखो, वह उनकी खबर लेना छोड़ दे,
अपनी दूसरी शादी कर लेता है, जैसे उनमें वह फूहड़ हो, उसकी संतान न होती, वह किसी कारणवश उससे असंतुष्ट हो तो उसके लिए रास्ता साफ है। लेकिन पुरुष में कितनी ही बुराइयां हो, स्त्री के लिए कहीं वो नहीं है। यानी करें कि हमारे समाज में पुरुष में चाहे हजारों बुराइयां हो, कितनी बुराइयां हो, समाज उसको नहीं देखता, वो पाक साफ है। लेकिन महिला में अगर एक भी दोष आता है तो समस्या के खड़ी हो जाती है। यह एक तरफा नीति बहुत दिन चली, लेकिन अब नहीं चल सकती। यानी करें कि जो एक तरफा नीति थी हमारे समाज में बहुत दिनों तक चली है, लेकिन अब यह भैया नहीं चल सकती। स्त्री प्रश्न यही है कि आज सामाजिक शोषण और अन्याय के विरुद्ध कोई स्त्री मनुष्य होने के अपने सहज साधारण अधिकारों की मांग करती है तो समाज द्वारा उसे प्रताड़ना और लांछना की सिवाय कुछ नहीं मिलता। अगर कोई महिला अपने अधिकारों के लिए हमारे समाज में आती है और अपने अधिकारों को लेकर के बात करती है तो क्या होता है, हमारा समाज उसे क्या लांछना लगाना है, उस पर आरोप लगाना, ठीक है, उस प्रकार के आरोपों को लगाता है और सिवाय कुछ नहीं मिलता। प्रेमचंद भारतीय समाज में प्रचलित समस्याओं को समझते हैं और स्त्रियों की दुर्दशा से उन्हें विचलित करते हैं। यानी प्रेमचंद जो है वो क्या है, हमारे समाज में जो समस्या है उसको समझते हैं और महिलाओं की समस्याओं के लिए वह हमेशा क्या है उसको या दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चाहे लेखन के जरिए। प्रेमचंद का युग भारतीय नवजागरण का युग भी रहा। यानी प्रेमचंद का जो युग है वह भारत में नवजागरण का युग माना जाता है। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों रीतियों को आधुनिक चेतना की रोशनी में कड़ी चुनौती मिल रही है। औपनिवेशिक दौर में भी वह 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लागू हुआ। इसके 100 साल बाद 1929 में बाल विवाह निषेध शारदा कानून लागू हुआ, जिसके अनुसार विवाह के समय वधू की आयु 14 वर्ष और वर की आयु 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई। विधवा विवाह के संदर्भ में अपूर्व जागृति आ रही है और स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। यानी कह सकते कि प्रेमचंद का जो टाइम है उसी टाइम आपको पता कि हमारे देश में भैया अंग्रेज रहते थे और अंग्रेजों ने बाल विवाह विधवा विवाह इन सब पर काम किया। तो ये नवजागरण का काल रहा। प्रेमचंद हो, अन्य लोग हों, दुनिया भर के लोगों ने क्या किया कि महिलाओं को लेकर के और समाज में हमारे समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया है और लगातार वो लोग क्या है संघर्षरत रहे हैं। सेवा सदन से गोदान तक की अध्ययन करने पर उनके विचारों में निरंतर बदलाव। नहीं, प्रेमचंद की अगर बात करें, अगर हम सेवा सदन से और गोदान तक बात करते हैं तो निरंतर वह समाज को समस्याओं को लेकर के सजग समय। देखो प्रेमचंद सामाजिक समस्याओं पर ही लेखक रहे, दुनिया भर की उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर लिखा और यहाँ पर किस प्रकार से दहेज प्रथा हो, वैश्यावृत्ति हो, ठीक है, या भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, पुलिस अधिकारी की बात करते हुए यहाँ हमें नजर आते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर अगर आप देखोगे तो जितनी भी सामाजिक समस्या हैं उन पर वो हमें प्रकाश डालते हुए नजर आते हैं। सेवा सदन में उनकी स्त्री चिंता यदि आज पिछड़ा और आदर्शवादी मालूम होता तो यही कारण है कि उनका सन 1918 से सन 1936 तक प्रेमचंद के विचारों में पर्याप्त व्यापकता देखने को मिलती है। ये प्रेमचंद्र जो हैं अगर हम स्त्री चिंतन की बात करते हैं तो आज ये अगर पिछड़ा चीज मानी जाती है, लेकिन 1918 से लेकर के 1936 तक जो प्रेमचंद है उनके जो विचार हैं वो हमें व्यापक दिखाई देते हैं और वो अपने उपन्यासों में, कथाओं में, इन सभी के जरिए उन्होंने लगातार उनको लिखने को या उनकी व्यापकता देखने को मिली है। सेवा सदन में स्त्री प्रश्नों के संदर्भ में उनके दो पात्र महत्वपूर्ण हैं। आत्मसम्मान के लिए घर छोड़ देने का साहस करने वाली सुमन और वैश्यावृत्ति से जीवन यापन कर रही भोली। यानी दोनों लोग क्या करते हैं, इसमें आत्मसम्मान की बड़ी बात नजर आती है कि सेवा सदन में क्या होती है, दो पात्र हैं जिसे आत्मसम्मान के लिए जो भोली है वह भी अपने घर को छोड़ देती है, ठीक है, आत्मसम्मान को लेकर के, और जो सुमन है सुमन भी घर को छोड़ देती है। वह अपने घर छोड़कर शरण लेने गई सुमन से भोली कहती, जिंदगी जैसी नेमत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जब जिंदगी का कुछ मजा ही नहीं मिले तो उसे फायदा ही क्या है। पहले तो मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी मिलेगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकालने की देर थी। फिर तो मेरा वह रंग जमा की अच्छे खुशामद करने लगे। आज तो कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में इजाजत ना समझे। सुमन उसे बताती है कि वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है लेकिन उसे गाना नहीं आता। इस पर भोली का जवाब है, यहाँ गाने को कौन पूछता है, दुपद और तिलाने की जरूरत है, बस चलती गई गजलों की धूम है। दो चार ठुमरिया और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं, बस
फिर तुम ही तुम हो। यानी कह सकते हैं कि वो बता रही है कि यहाँ पर अपने चीज़ों को बताते। देखो यहाँ पर जो प्रेमचंद बताते हैं कि मान सम्मान के लिए उन्होंने अपना घर तक भी छोड़ दिया है, इसको बताते नजर आते हैं। इस पॉइंट को इसमें आप अगर लिखोगे तो इसमें लिखना, ठीक है। जैसे इसमें एक पॉइंट ये लिखते हैं, जो कि यहाँ देखना, भोली में आ रही नई चेतना का कारण क्या है। प्रेमचंद एक वैश्य के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। यह संवाद देखे तो मालूम होता कि प्रेमचंद अपने समय और समाज को न केवल अच्छी तरीके से जानते थे, बल्कि एक नया समाज गढ़ने में आने वाली मुसीबतें, पुराने तौर तरीकों भी चुनौती दे रहे थे। यानी प्रेमचंद जो हैं वह समाज को गढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। वर्ष 1918 में एक वैश्य शिक्षा का महत्व समझ रही है और उसे वर्ण की स्वतंत्रता का भी एहसास है। देखिए 2-3 साल कसर रह गई, इतने दिन और पढ़ लेती तो फिर ताकत न रहती, मालूम हो जाता कि हमारी ताकत का मकसद क्या है। यानी प्रेमचंद उस समय की महिलाओं की समस्या को उठा रहे हैं। आप समझ सकते हैं 1918 में एक आदमी महिलाओं को लेकर के चीज़ों को लिख रहा, तो महिलाओं को लेकर के वो लगातार सजग रहे और उनके लिए उन्होंने लगातार लेखन का काम किया कि महिलाओं को हमें कोई भेड़ बकरी तो नहीं तो माँ की जिसके गले मण में देते हैं। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबत झेलोगे तो तुम्हें परियों की तरह सूरत क्यों देता। यह बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों के में है कि औरतों को इतना जलील समझते हैं कि मुल्कों और औरतें आज़ाद हैं, अपनी पसंद से शादी, और जब उनमें रास नहीं आती तो तिलक दे देती हैं। यानी कह सकते कि महिलाओं को लेकर के तमाम ये अगर बात करें कि भोली के माध्यम से और सुमन के माध्यम से प्रेमचंद्र कहते हैं कि महिलाओं की जो समस्या, समाज जिस प्रकार से महिलाओं को समझता है और महिलाओं को जिस प्रकार से समस्या है, महिलाओं को जिस प्रकार से भैया शादी कर ली वो गलत है, पुरुष कितना भी कुछ करता रहे उसको कोई मानता ही नहीं, महिला अगर कुछ भी कर दे तो समझ लो कि हाय तब वो मच जाती है। तो इन सभी चीज़ों को वह लगातार हमें समझाते हुए नजर आते हैं। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको जरूर लिखना भाई मेरे, ठीक है। प्रेमचंद मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। स्त्री विमर्श के आधुनिक दौर में भी देह की स्वतंत्रता पर उतना ही बल दिया जाता है जितना आग्रह में, लेकिन प्रेमचंद इनके कार्यकल का ना थे। सुमन भले ही दाल मंडी पहुंच गई, लेकिन वह रूपजीवी नहीं है। वह सिर्फ गाने इत्यादि से अपना जीवन यापन करती थी। उसका कथन है कि आप सोचते होंगे कि मैं भोग विलास की लालसा में इस कुकर्म में आ गई हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि भले बुरी की पहचान न कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किए हैं, लेकिन मैं एक विवश थी, इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यद्यपि इस काजल की कोठरी में जाकर के पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, और मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी, और ईश्वर चाहेंगे तो मैं अपना प्रण पूरा करूंगी। मैं गाऊंगी, नाचूंगी और अपने को भी भ्रष्ट ना होने दूंगी। यानी एक वैश्या में इस प्रकार के चीज़ों को प्रेमचंद हमें लिखते हुए नजर आते हैं। यानी मर्यादा को नहीं छोड़ते, यानी स्त्री को जो मर्यादा, प्रेमचंद यानी स्त्री को यहाँ पर मर्यादित दिखाई देते हैं। वो कहती है कि मैं नाचूंगी, गाऊंगी, यानी मैं भ्रष्ट नहीं बनूंगी। इस प्रकार के भी वह महिलाओं में जिस प्रकार से हमें देखना है, तो एक प्रकार से नवजागरण का काल है, और उस समय प्रेमचंद इस समस्याओं को लिखते हुए नजर आ रहे कि महिलाओं में ना मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगी, बेशक मैं दाल मंडी में बैठ गई हूँ, मैं पैसे लेने के लिए बैठी, बल्कि नाच के गा करके और मैं अपना पूरा जीवन यापन करूंगी, और उसी पूरा जीवन यापन में नाचूंगी और भ्रष्ट कभी नहीं होंगे। अगला जो विवाह संस्था और प्रेमचंद के बारे में यहाँ क्या बातें की गई हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा। देखो इसको देखिए, विवाह संस्था और प्रेमचंद में, ठीक है, ये पॉइंट देखिए, विवाह संस्था और प्रेमचंद में, ठीक है। देखो क्या करें, भारतीय संदर्भ में विवाह को पवित्र माना गया है, लेकिन प्रेमचंद के दौर में विवाह माता पिता के लिए लड़की से छुटकारा पाने और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का साधन बन गया था। ये अब बात करें कि हमारे समाज में जो विवाह है वह पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन प्रेमचंद के उस समय की बात करें तो जो माँ बाप होते हैं, अगर किसी की लड़की हो जाती है तो वो सोचते नहीं कि भाई बिटिया की जल्दी से शादी कर लें, हम लोग भी गंगा नहा ले, ऐसी बात करते हैं ना। तो एक प्रकार से कह रहे हैं कि लड़कियों से छुटकारा पाने का एक साधन बन गया है कि बेटी बड़ी हुई, शादी जल्दी से फटाफट कर दो, छुटकारा पा लो। ऐसा ही होता है, आज भी होता है, कोई नई बात नहीं है, आज भी आप सबने देखा होगा, बहुत जगह पर है भाई, ठीक है। लेकिन प्रेमचंद के इस दौर में क्या होगा, विवाह जो था माता पिता की लड़की की छुटकारा पाने और अपनी जिम्मेदारी से, यानी माँ बाप लड़की की अगर शादी कर देते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई कि हमने छुटकारा पा लिया है, ठीक है। इसी कारण बेमेल विवाह के भी बहुत होते थे। यानी बेमेल विवाह का मतलब समझते हो, अरे लड़का बहुत पढ़ा लिखा, लड़की बिल्कुल गंवार है, लड़की बहुत पढ़ी लिखी, लड़का बिल्कुल गंवार है, ठीक है। लड़कियां जो है काफी अच्छा खासा है, यानी बेमेल का मतलब तो कोई मेल ना हो,
ठीक है। लड़का लड़की बहुत अच्छी लंबी चौड़ी है, ठीक ठाक है, लड़का बिल्कुल मरियल सा है, ठीक है। दूसरा कह सकते हो कि लड़का अच्छा खासा है या घर परिवार संपन्न है, लड़की का नहीं, या लड़की बड़ी टैलेंटेड है, लड़का बिल्कुल गोबर है। तो वही बातें, बेमेल का मतलब वही होता कि कोई मेल ना होना, उसी को बोलते हैं बेमेल विवाह। भी उस समय बहुत होता था, ठीक है, जिनमें कोई मेल मिलाप होना, बेमेल ही शादी कर देते थे, ठीक है, बेमेल बहुत होते हैं। विवाह का मूल उद्देश्य सहजीवन की तृप्ति का आनंद है, इन अभिभूतों से प्रेरित था। प्रेमचंद इन बातों को खूब समझ रहे थे। आलोचक शंभुनाथ ने लिखा है कि प्रेमचंद ने विवाह के प्रचलित स्वरूप की आलोचना करके वस्तुतः समाज की अमानवीय व्यवस्था को एक्सपोज किया है। नहीं कहते हैं कि प्रेमचंद जो विवाह की संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, ये समाज में जो विवाह को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसको उन्होंने एक्सपोज किया है, सच्चाई को, यानी पर्दा उठा दिया है, ठीक है, तार तार कर दिया, सच्चाई बता दी, पर्दाफाश कर दिया। एक्सपोज कर रहे हैं हमारे समाज में जो विवाह है एक प्रकार का बना हुआ, और विवाह को ऐसा मान रहे हैं, विवाह की जो सच्चाई जो रियलिटी है उसका उन्होंने क्या कर दिया, पर्दाफाश कर दिया है। स्त्री पुरुष संबंध सहित हर सामाजिक मुद्दे पर जनतांत्रिक की जरूरत बताई है। उनके विवाह की आलोचना से संबंधित मुद्दे वरदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, निर्मला, यहाँ तक कि गोदान, यानी विवाह के मुद्दों को अगर हम बात करें तो प्रेमचंद जो है वरदान हो, सेवा सदन हो, प्रतिज्ञा हो, निर्मला हो, गोदान हो, सभी में इनका जिक्र करते हैं। उनकी विवाह की आलोचना का अर्थ विवाह का विरोध नहीं है। प्रेमचंद ने विवाह प्रथा को संपूर्ण सामाजिक ढंग से जोड़कर, नहीं, प्रेमचंद अगर वो विवाह की बात करते हैं तो विवाह का वो विरोध नहीं करें, शादी का विरोध नहीं करें, लेकिन जो बेमेल विवाह होता है और जो दहेज लेकर के विवाह हो रहा है, इन्हें सभी विवाहों का उन्होंने विरोध किया। विवाह को वो उन्हें गलत नहीं मान रहे हैं, बल्कि विवाह में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो दहेज है, जो लड़कियों को मारा पीटा जा रहा है या जो दहेज मांगा जा रहा है, इन्हें सभी लेकर वो जो बेमेल का विवाह है कि एक में योग्यता बहुत ज्यादा, एक बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत खराब है। बेमेल विवाह का होता कि कई बार बेमेल विवाह कैसे है, अगर बात करूं जो सुमन का विवाह था बेमेल विवाह है ना, और सुमन एक अच्छी खासी लड़की है अभी कम उम्र की, और उसकी शादी क्या एक विधुर से हो जा रही, तो क्या है, बेमेल विवाह ही तो है। उसी को बोलते हैं बेमेल विवाह। तो एग्जाम्पल देकर के बता देना कि सुमन जो है वह एक नयुवती है, नई लड़की है, और बल्कि जो उसकी शादी क्या होती है कि जब उसके पिता जेल चले जाते हैं तो उसकी शादी क्या होती है, एक विधुर से हो जाती है। तो ये बेमेल शादी ही तो इसी को बोलते हैं बेमेल विवाह, ठीक है। तो बेमेल जो विवाह हो रहे हैं हमारे समाज में, उनके वो क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी बड़ी पुत्री सुमन का विवाह के लिए वर खोजते थे। उन्होंने अनुमान भी नहीं था कि दहेज के लिए उन्हें तैयार रहना। देखिए राशि वही जो मैंने आपको बताया, उन्हीं चीजों का यहाँ पर जिक्र किया। तो सुमन का आप इसमें क्या कर सकते हैं, विवाह और बेमेल शादी का जो प्रेमचंद यहाँ पर जिक्र करते हैं, उन्हीं बातों का क्या करना पड़ेगा, आपको जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। एक अगले पॉइंट में आ जाइए, मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें आ जाइए, देखो बेमेल विवाह में जो आप लिखोगे, ठीक है, विवाह में और प्रेमचंद में क्या बताओगे कि प्रेमचंद इसमें ये बात करते हैं कि जैसे सुमन को लेकर के उन्होंने जिक्र किया, ठीक है। उनके जो फादर हैं भाई इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे, रिश्वत लेते जेल चले गए। उनकी बिटिया की जो शादी सुमन की, एक जो ऐसा व्यक्ति है ज़्यादा उम्र दराज है, मान लो 30-32 40-42 साल का था, सुमन की 18-19 साल की एज थी, तो ये क्या है, बेमेल विवाह ही तो है। तो एक प्रकार से उसकी क्या हो जाती है, बेमेल शादी हो जाती है, ठीक है। बोलिए अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेवा सदन की मौलिकता, ठीक है। मौलिकता यानी कितना रियल है भाई, कितना मौलिक है, कितना सच्ची है, ठीक है। देखो अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सेवा सदन को हिंदी उपन्यासकार में नए यथार्थ की प्रस्तावना को करने वाली, नहीं कह सकती कि प्रेमचंद का जो सेवा सदन है इसको डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, यथार्थवादी का, यानी सच्चाई है, सच्ची कहानी पर लिखा है, ठीक है। इसका क्या आशय है, ध्यान से देखा जाए तो प्रेमचंद इस उपन्यास से पहले हिंदी में देवकी नंदन खत्री, किशोरी दास वाजपेयी, गोपाल राम, श्री लाला रामनिवास दास के उपन्यास थे। इन उपन्यासों में तिलिस्मी अरिसरी के कारनामे के अलावा कुछ नहीं था, यानी पहले जो उपन्यास लोग थे उसमें जादुई कहानियां लिखते थे, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। उनकी नैतिक शिक्षा कहा जाता था। डॉक्टर शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रेमचंद का है उपन्यास सस्ती शिक्षा देने के लिए नहीं लिखा गया, यानी सस्ती बातें नहीं की गई है। सेवा सदन मुख्य समस्या भारतीय नारियों का परिधान है, नहीं कह सकते सेवा सदन में महिलाओं की जो समस्या है, महिलाओं की पराधीनता की बात की गई है, महिलाओं की किस प्रकार की समस्या है, विवाह की समस्या है, इन सभी समस्याओं पर उन्होंने ध्यान दिया। प्रेमचंद किसी तरह तमाम पुरानी संस्कृतियों परंपराओं को
तोड़ते हुए वर्तमान समाज में नारी की पराधीनता को निठुर और बसभीत के रूप को चित्रित करते हैं। इस पर साहस विश्वास नहीं होता। हमारे साहित्य में कितने नाटक, कितने उपन्यास नारी के आत्म बलिदान या उसका सतीत्व या उसके पति सेवा पर नहीं लिखे गए हैं, यानी इस चीज़ों पर नहीं लिखे, लेकिन कितने लेखकों ने उनके निसहाय पराधीनता, उनके साथ पशुओं और दासों जैसे व्यवहार पर नजर डाली है। डॉक्टर शर्मा के इस कथन के आलोचक ने कहा जा सकता कि सेवा सदन विषय वस्तु के लिहाज से हिंदी में क्रांतिकारी पहल थी। अगर बात करें कि सेवा सदन, अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो काफ़ी क्रांतिकारी पहल है और महिलाओं की जो स्थिति है उस स्थिति को भी हमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेहतर से बताते हुए नजर आते हैं और इसका चित्रण भी उन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से किया है। अगर हम क्रांतिकारी पहल कह सकते हैं कि ठीक है, क्रांतिकारी पहल है भाई, ठीक है। भाषा की दृष्टि से भी डॉक्टर विजय सिंह मोहन ने स्वीकार किया है जैसी प्रहारी हिंदी सेवा सदन में आई है वह उपन्यासों में पहले नहीं थी, यानी कह सकते हैं भाषा की दृष्टि से भी सेवा सदन बहुत अच्छा है। विख्यात आलोचक मधु नरेश ने सेवा सदन की मौलिकता को इस तरह पहचाना है कि हिंदी में पहले उपन्यास को लेकर कुछ विवाद कभी कभार पहले ही उठता रहा हो, लेकिन इस बात पर एक व्यापक मंतव्य दिखाई देता है कि सर्वांगीण पूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव की दृष्टि से सेवा सदन का यह पहला उपन्यास है जिसने उपन्यास से उपलब्ध रूप से गहराई में बदला है। अस्थिर और रक्त की दृष्टि से पूर्ण विकसित पात्र है, संगठित कथनक और कलाई पात्रानुकूलन है, संवाद और सबसे अधिक इसमें देखो, इसमें पात्र का अनुकूलन या कथानक भाषा में दिखाई देती है। ऐसा उपन्यास अब तक तो हिंदी में ना लाल श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट और ना ही उर्दू के रतन नाथ या मिर्जा हदी ने लिखे हैं। डॉक्टर राजूकर मनुष्य ने भी मुक्ति चेतना और आलोचक प्रेमचंद के अगर मौलिकता का उल्लेख करते हैं कि समकालीन भारतीय जनमानस में एक चेतना का जगाने का काम करता, सभी उपन्यास का इसको बीज माना जाता है, यानी जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं उनको इसका क्या बीज माना जाता है। अगर प्रेमचंद के महत्वपूर्ण उपन्यासों में सेवा सदन रहा है, ठीक है। उक्त चेतन की सफलता से वहन करने की क्षमता करने वाले सभी उपन्यास दिखाई देते हैं। इस दिशा में जो सेवा सदन है उसका क्रम प्रारंभिक है। सेवा सदन में मनुष्य की सर्वांगीण मुक्ति चेतना का प्रथम उन्मुख है और जो गोदान में अंतिम मंजिल तक पहुंच गई है। सेवा सदन इस दिशा में पहला प्रयत्न है जिसके कुछ कच्चा रह गया और कहीं पर भी अपनी मूल चेतना से हटता नहीं। देखो, प्रेमचंद जो इस उपन्यास को लिख रहे हैं वह अपनी जो बात कहना चाहते हैं, जो बात लिखना चाहते हैं वही बात बता रहे हैं, लेकिन वह कभी भी मूल चेतना से हटते नहीं हैं और उसी बातों को हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सेवा सदन की मुख्य समस्या भले ही वैश्या हो, परंतु इसमें प्रेमचंद ने भारतीय परिवारों में स्त्रियों की स्थिति, महिला पुरुष संबंध, समानता, दहेज प्रथाएं, मध्यम वर्गीय जीवन, सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलाप, इसका चित्रण किया। सेवा सदन उपन्यास की समीक्षा उस समय महत्वपूर्ण आलोचक पदम सिंह शर्मा और रामदास गौड़ ने की। हिंदी समाज ने उत्साहवर्धक उपन्यास का स्वागत किया और अगले वर्ष उपन्यास की प्रतीक्षा करने लगा। अवध उपाध्याय प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार सेवा सदन, यानी क्या कह रहे हैं कि देखो, प्रेमचंद की जो सेवा सदन है जो है इसको कह सकते हो कि वैश्यावृत्ति समस्या हो, स्त्री पुरुष की स्थिति, संबंधों की समानता, दहेज प्रथा प्रारंभ और मध्यम वर्गीय जीवन की क्या समझ, इन सभी चीज़ों का उन्होंने अच्छा विचार किया है। अवध उपाध्याय जो है वो प्रेमचंद का सेवा सदन को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं या सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहते हैं। तो इतना था इस चैप्टर में और मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया, ठीक है।